बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है। सर स्वागत है। सर ये तो हमें पता था कि हमें इन्फ्लेशन से डरना है, हमें ये भी पता है इंटरेस्ट रेट से डरना है अमेरिका में, उसकी वजह से हम गिर जाएं, ये समझ में आता है। लेकिन ये नया टारगेट की वजह से क्यों गिरना है? नहीं, और अनिल जी ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। आज 7 बजे का भी शो मैं जी डीप के साथ कर रहा था और डीप ने सब कुछ कवर कर लिया था। मैं यही कह रहा था कुछ बदला नहीं है। जी और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके लिए लेके आया था अनिल जी जी कि सर। वॉलमार्ट की अगर आप नंबर देखें तो 3% सेम स्टोर ग्रोथ उन्होंने साल दर साल दी, जहां 0.9% ओवरऑल यूएस का रिटेल बढ़ा है, 3% इनकी ग्रोथ हुई। उसके बावजूद स्टॉक को ये 1987 के लेवल्स पे ले आई। इतना भयंकर इसमें गिरावट की गई। उसका मूलभूत कारण ये है कि वॉलमार्ट ने कहा कि हम कस्टमर को प्राइसिंग पास ऑन नहीं कर पा रहे। अब दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर अगर आके बोले कि भाई मेरे पास प्राइसिंग पावर नहीं आ रही है, मैं कस्टमर को मुझे एब्जॉर्ब करना पड़ रहा है, मेरे पास फ्यूल की कीमतें बढ़ रही हैं, लॉजिस्टिक्स की कीमतें बढ़ रही हैं, चाइना के चलते सप्लाई चेन के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, उससे मुझे इन्वेंट्री ज्यादा होल्ड करना पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। और वेज कॉस्ट, जो यूएस में वेज कॉस्ट इन्फ्लेशन है, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो मार्केट ने ये कहा कि इनको आगे प्रॉफिट में दिक्कत आने वाली है। फिर टारगेट ने अगले दिन आके यही कहा, लोज ने भी कहा, डॉलर स्टोर्स ने ये कहा, और सारे 20 से 30% गिर गए। टारगेट और वॉलमार्ट 1987 के लेवल्स पे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि यूएस कंज्यूमर ने खरीदना बंद कर दिया। यूएस कंज्यूमर ट्यूसडे को बहुत अच्छे नंबर आए थे, 0.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अमेरिका के लिए बहुत हाई है। तो यूएस कंज्यूमर तो खर्च रहा है, बट ये कंपनियों को प्राइसिंग का इशू आ रहा है, और वो इन्फ्लेशन में आता है, जो भारत में भी हमने देखा है। सीमेंट कंपनियां हो, पेंट्स की कंपनियां हो, ये पास ऑन नहीं कर पा रहे जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं। एफएमसीजी कंपनीज हो, लीवर्स के इंडिया हेड ने बोला कुछ दिन पहले कि पूरा पास ऑन नहीं कर पा रहे, और वो कॉस्ट अपना ऑप्टिमाइजेशन इंटरनली पहले देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इशू कल निकल के आए अनिल जी। ये इस बार थोड़े से, लेकिन एक तरफ हम ये भी सोच रहे थे कि अगर वाकई में सेल्स कम हो रही हैं तो ऐसे में डिमांड कम होगी, महंगाई कम होगी, तो ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वाकई में जो जितना बड़ा फॉल हुआ है अमेरिका में, ऐसा 2020 के बाद पहली बार 4-4%, 5-5% मार्केट टूट रहे हैं, ये क्या ज़रूरत से ज़्यादा है या जायज़ है? ये अनिल जी इसलिए अब हमारे सारे जो एनालिस्ट हैं सब फंडामेंटलिस्ट बन रहे हैं। ये इसलिए इशू है। मैं जैन साहब को बोलने वाला था, कोई नहीं, मैं आपके पलड़े में बैठा हूँ, 4-5 के बराबर तो मैं हूँ ही। बंसल जी वगैरह तो मेरा 130 किलो का मैं हूँ। सर वजन में तो 4-5 के बराबर है, या नॉलेज में तो कम से कम मतलब 50 एक साथ नॉलेज में इक्वली है एक सर। आध डजन तो आप आराम से संभाल सकते हैं सर। तो जैन साहब घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपके पलड़े में मैं बैठा हूँ। अच्छा, और हिमांशु भी हमारे एक चीज साथ बगा शामिल साहब, है। आप अपने अनुभव से बताएं एक चीज। ऐसा हमने नोटिस किया है कि जब मार्केट खराब होता है बहुत, तो फंडामेंटल एक्सपर्ट्स है वो टेक्निकल लेवल्स देखने लगते हैं, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स फंडामेंटल राय देने लगते हैं। ऐसा सही है? नहीं सही है। देखिए अनिल जी, जहां नॉलेज होती है उससे आप समझ नहीं पा रहे मार्केट, तो इसलिए आप बोलते हैं चलो कुछ और सीखते हैं। मैं भी अब देखने लग गया हूँ 200 डीमा कहाँ है। बहुत ही बढ़िया सर। तो चलिए, सवाल आपके लिए यही है कि रशिया और यूक्रेन का जो मामला चल रहा है उसको लेकर बाइडेन साहब के भी स्टेटमेंट आए, तो क्या ये एक और डर चिंता फिर से शुरू हो रही है कि जो नेटो में जा रहे हैं फिनलैंड और स्वीडन, उसके चलते फिर से क्या मामला बिगड़ सकता है? जी अनिल जी, देखिए काफी हद तक ये मार्केट में डिस्काउंटेड है, और मैं इसमें कोट करूंगा बैंक ऑफ अमेरिका, ये ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे हर महीने का निकालते हैं, 94 से निकालते आए हैं। इस बार ही क्या अहम बात रही कि कोविड 1% रिस्क की देख रहे हैं फंड मैनेजर। रशिया चौथे नंबर पे आ गया, रशिया यूक्रेन। पहले तीन क्या है कि हॉकी सेंट्रल बैंक पॉलिसी मिसस्टेप कर देंगे जिससे रिसेशन आ जाएगा, दूसरा इकोनॉमिक स्लोडाउन, तीसरा इन्फ्लेशन, चौथा जाके रशिया। और कुछ एनालिस्ट यही कह रहे थे इसके बाद कि भाई फंड मैनेजर शायद गलत, नॉर्मली गलत ही होते हैं, तो क्योंकि मार्केट टाइमिंग आप इसके बेसिस पे नहीं कर सकते,
तो क्या ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कोविड को भी और रशिया को भी? और ये जो मार्केट में 6 हफ्ते का फॉल है, और ये हफ्ता हमें लग रहा था, मंडे जब हमारी बातचीत हुई, चाइना से बहुत आशा थी क्योंकि जीरो कोविड आ रहा था शंघाई में, लग रहा था कि अब स्टिमुलस लेके आएंगे। तो चाइना के वाइस प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक हेड से भी बात की, सारे पॉलिसी मेकर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों से, तो वहां से बहुत आशा थी। वहां मायूसी आई, कल चाइनीज मार्केट फिर गिरा। चाइनीज मार्केट अब 24%, 25% डाउन है साल के लिए। तो चाइना के स्टिमुलस से मायूसी है। दूसरा, मार्केट में डर बहुत है कि पॉलिसी मिसस्टेप हो जाएगा, क्योंकि पावल ने खुद कहा है, और जो मैं हर आरबीआई पॉलिसी में कहता हूं, इंटरेस्ट रेट पूरी इकोनॉमी का बढ़ाना बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है कि डिमांड को डिस्ट्रॉय करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। इससे ये इन्फ्लेशन को घटाता है, और सप्लाई चेन से जब इन्फ्लेशन आ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये इन्फ्लेशन काबू में नहीं आती, आपको सप्लाई चेन बढ़ानी पड़ती है। तो इस कारण ये डर मार्केट को लग रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी, और हो सकता है कि एक रिसेशन यूएस में आ जाए। ये सबसे बड़ा खतरा है। इसके ऊपर मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया है, क्योंकि इतना टाइम हो गया। फरवरी के लास्ट वीक में यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, अब रोज आती रहती हैं खबरें, तो लोगों ने पचा लिया, मार्केट आगे अब ढूंढ रहा है। तो ये हो सकता है कि कॉम्प्लेसेंसी हो, इससे मैं आपके बिल्कुल सहमत हूँ। स्पेशली स्वीडन और फिनलैंड, जब नेटो की उन्होंने अर्जी दाखिल की है, और अगर वो आते हैं तो रशिया के लिए बहुत बड़ी एक प्रोवोकेशन हो जाती है। बट रशिया कर क्या पाएगा, ये क्वेश्चन है। और अगर आपने फिर उसको कॉर्नर कर लिया, एक डिक्टेटर को आपने कॉर्नर में बांध लिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ सकता है। ये मैं आपसे सहमत हूं। बट अभी ये रिस्क बहुत पीछे हो गया है। सबसे बड़ा रिस्क सेंट्रल बैंक्स का हो गया, इन्फ्लेशन का हो गया, इकोनॉमिक स्लोडाउन का हो गया। रशिया का रिस्क चौथे नंबर पे आ गया। बग्गा साहब हमारे साथ तैयार है, और बग्गा साहब से हम मुलाकात कर रहे हैं ग्लोबल मामलों पर, लेकिन एक लोकल मैटर भी है जिस पर बग्गा साहब की विशेष टिप्पणी लेना जरूरी, क्योंकि उसकी गहरी पकड़ बग्गा साहब के पास है ही। वो है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी और ब्याज दरों को लेकर। कल एमपीसी की मीटिंग जो हुई थी पिछली बार वाली, उसके मिनट्स आए, और उसमें मिनट्स से ये संकेत मिल रहा है सर कि 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% ब्याज दरें बहुत जल्दी बढ़ने वाली है। कैसे देखा है आपने इन मिनट्स को, इसका क्या मतलब निकाला जाए सर? जी अनिल जी, बहुत आसानी से अगर समझें, मई 2020 का जो 40 बेसिस पॉइंट का कट था वो रिवर्स हो गया 4 मई को। अब जून 8 को 75 बेसिस पॉइंट्स का जो कट था मार्च में, जो एक इमरजेंसी कट किया गया था, वो 75 बेसिस पॉइंट मुझे लगता है पूरा काट दिया जाए, पूरा बढ़ा दिया जाएगा। तो वो फुल रिमूवल हो जाएगा। एकोमोडेटिव से पॉलिसी बोलेंगे अब हम न्यूट्रल में आ गए हैं, और आगे हमें टाइटनिंग दिख रही है जब तक इन्फ्लेशन काबू में ना आ जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है। आप रिफाइनर्स के नंबर्स देखें, आईओसी के मैनेजमेंट ने भी यही कहा कि हमारे को लॉसेस हो रहे हैं इस लेवल पे, हमें कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। स्पेशली कुकिंग गैस में बहुत लॉस हो रहा है, और वहां पे सरकार की तरफ से, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कुछ हमें दिख नहीं रहा कि टैक्स में कुछ कटौती करके कुछ राहत दी जाए। तो वो इन्फ्लेशन पास थ्रू है पूरा। उसके चलते मुझे लगता है 75 बेसिस पॉइंट जून को, और फिर अगस्त की मीटिंग में एक और 25 से 35 बेसिस पॉइंट हो सकते हैं। ये सेंट्रिस्ट या बेस केस है। ज्यादा हॉकिश होए तो हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट जून 8 को ही बढ़ा दें, बट वो मार्केट के लिए बहुत ही हानिकारक रहेगा। मुझे लगता है 75 करेंगे, और फिर अगस्त में एक और 25 करके ये रेट हाइक साइकिल शायद समाप्त हो जाएगी। देखिए 1.25%। नहीं, 75 बेसिस पॉइंट। मतलब दोनों मिला के 75 और 50। 75 और 25। 75 और 25, ठीक है, 1%। 40 तो हो गया अनिल जी ऑलरेडी। तो मतलब 1.40 आप सोचिए, इस साइकिल में 540 550 तक पहुंचा देंगे, और फिर अगले साल तक वो देखेंगे फिर के फेड कितनी देर तक टिका रहता है। क्योंकि ये दूसरी बात ये भी है, 10 जून को फेड 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने वाला है, और फिर जुलाई में 50 और। ये तो मार्केट तय करके बैठे हैं। तो 1% आपका यूएस डॉलर बढ़ रहा है, तो आपको 1% तो करना पड़ेगा उसके सामने। तो 40 आपने ऑलरेडी किया,
उसके सामने फेड ने 50 बढ़ा दिया, तो 10 का आपका ऑलरेडी एक कैरी फॉरवर्ड है, तो इसलिए वो रिस्क हो जाता है कि शायद एक भी कर दें 8 जून को, बट मेरे ख्याल से 75 करेंगे।